मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। जनाब आरिफ नसीम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब्दुल रशीद साहब, साबिर चाउद साहब, चांद भाई कुरैशी, हफीज बागवान साहब। इस मुल्क को बचाने के लिए हमें कदम उठाना है, इसके बारे में बहुत ही तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर उन्होंने की। समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार, एमआईएम और वंचित अघाड़ी के नाम से प्रकाश अंबेडकर साहब का दूसरा उम्मीदवार। आखिर ये कौन सी मजबूरी आ गई इनके सामने, जो एक ऐसे मर्द मुजाहिद के सामने जो आरएसएस के लोगों के साथ आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत रखता हो, जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के खिलाफ मुंबई से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद करता हो और सेकुलरिज्म के लिए मजबूती से आवाज लड़ाई लड़ने वाला हो, अशोक चौहान जैसा आदमी उसके सामने इन पार्टियों को उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत क्यों आ गई है? पर्दे के पीछे कौन सी डील हुई? प्रकाश अंबेडकर साहब, आप तो कहते थे कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी माजी में नहीं है। आप खुद अकोला से चुनाव हार चुके थे, फिर भी अशोक चौहान साहब ने कहा कि हम महाराष्ट्र में वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे, आपको हम 6 लोकसभा के सीट देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, अशोक चौहान साहब का मुआहदा गलत था? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 6 लोकसभा सीट वंचित अघाड़ी को देने के लिए तैयार हुए, फिर भी साहब नहीं, अब तो हमको 22 सीट चाहिए। नांदेड़ भी हमको दे दो, औरंगाबाद भी हमको दे दो, बंबई भी दे दो, शोलापुर भी दे दो, कोल्हापुर भी दे दो, सब इन्हीं को दे दो। तो हम लोग क्या चल के उनके लिए प्रचार करें? अब हमारे लिए यही बचा है भी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो पिछले 20-25 सालों में आपका इतिहास रहा है, तारीख रही है, कि जब भी इस तरह का मौका आता है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, तब आपका रास्ता कुछ और दिखाई देता है। पर्दे के पीछे कौन सी डील हुई? प्रकाश अंबेडकर साहब, आप तो कहते थे कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी माजी में नहीं है। आप खुद अकोला से चुनाव हार चुके थे, फिर भी अशोक चौहान साहब ने कहा कि हम महाराष्ट्र में वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे, आपको हम 6 लोकसभा के सीट देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, अशोक चौहान साहब का मुआहदा गलत था? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 6 लोकसभा सीट वंचित अघाड़ी को देने के लिए तैयार हुए, फिर भी साहब नहीं, अब तो हमको 22 सीट चाहिए। नांदेड़ भी हमको दे दो, औरंगाबाद भी हमको दे दो, बंबई भी दे दो, शोलापुर भी दे दो, कोल्हापुर भी दे दो, सब इन्हीं को दे दो। तो हम लोग क्या चल के उनके लिए प्रचार करें? अब हमारे लिए यही बचा है भी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो पिछले 20-25 सालों में आपका इतिहास रहा है, तारीख रही है, कि जब भी इस तरह का मौका आता है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, तब आपका रास्ता कुछ और दिखाई देता है। बीजेपी और शिवसेना को ताकत पहुंचाकर आरएसएस को मजबूत करने की कोशिश करेगा, तो हमारी इस नांदेड़ की बागवान बिरादरी के लोग उनको साथ नहीं देंगे। और वैसे भी हमारे यहां कहा गया है कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। हमारे यहां छोटा बड़ा कोई नहीं, वज़ीर अदना सा है, वो भी एक उसी सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। ये हमारे मजहब में नहीं है, लेकिन चुनाव आता है तो सियासी मुफाद के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अब क्या कर। दूसरा एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि अशोक चौहान साहब ने लोकसभा में
ट्रिपल तलाक पर नहीं बोला। कैसे नहीं बोला? किसको मालूमात हासिल करना है? जरा आइए मैं बताना चाहता हूं। मैं भी इस पार्टी का एक रुकन हूं। अशोक चौहान साहब, आपको तरीका पहले समझना हो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा हो या मुल्क की लोकसभा हो, वहां पे अगर आपको बोलना है तो स्पीकर जितने लोगों को इजाजत देगा वही आदमी खड़े होकर बोल सकता है। यह बात आप जानते हैं या नहीं जानते? उस दिन जब ट्रिपल तलाक का बिल था, ट्रिपल तलाक का मामले पे बहस थी, अशोक चौहान साहब को बोलने नहीं दिया गया, उनको नहीं मौका मिला। शाम को मेरी बात हुई तो अशोक चौहान साहब ने कहा कि नसीम भाई फिक्र मत कीजिए, लोकसभा में हमारी बहुमत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में राहुल जी से मैंने बात की है जाकर, राज्यसभा में इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। और हमें खुशी है कि अशोक चौहान साहब की कोशिश से राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शर्मा जी सब खड़े हो गए एक सब में, और उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक शरीयत में मदाखलत करती है, और जो कानून शरीयत में मदाखलत करता है उसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पास नहीं होने देगी। यह भारत की क़यादत आज अगर हिंदुस्तान में अगर आरएसएस के खिलाफ, आप अखबार पढ़ लीजिए, टेलीविजन चैनल पे आप भाषण सुन लीजिए, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जैसे चौकीदार को चोर कहने कर मशहूर करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी घूम घूम कर मजबूती से अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। आज उनकी पार्टी को आपको ताकत देने की जरूरत है। हालांकि नांदेड़ की आवाम, आप सारे लोगों ने हमेशा से मिलजुल कर कांग्रेस के साथ शंकरराव चौहान साहब के जमाने से लेकर और अशोक चौहान साहब तक आपने हमेशा साथ दिया है। उसी चीज को आपको और मजबूती के साथ और ताकत के साथ आने वाले चुनाव में आपको दोहराना है और एक तारीख मुतअक्किद करना है नांदेड़ में कि पिछली बार सारे लोग मिलजुल कर 80-82 हजार वोटों से ज्यादा वोटों से अशोक चौहान साहब को दिल्ली की पार्लियामेंट में आपने चुनकर भेजा था। इस बार जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि 1,82,000 वोटों से ज्यादा चुनकर भेजने का अहद आप सबको मिलजुल कर करना है। ये नसीम खान आपके बीच कहने के लिए कई बार बन चुकी है। सिद्दीकी साहब, मैंने पता लगाया कि आबादी के तनासुब से उनके चाहने वाले लोगों की तादाद तो बहुत कम है, फिर वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाती है, कैसे उनके एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि नसीम भाई, उनके मानने वाले लोग जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वो फाका रखते हैं, फाका करते हैं, उपवास करते हैं, औरत मर्द बच्चे भाई दोस्त पड़ोसियों को जमा करते हैं, पहले वो पोलिंग सेंटर पर जाकर वोट देते हैं, फिर आकर नहाकर वो खाना बनाते हैं और फिर मुंह में पानी डालते हैं, तब जाकर मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती है। यही काम आपको आने वाले दिनों में करना है। एक एक वोट आपके घर का, आपके मोहल्ले का 100% पोल होना चाहिए, ताकि फिरका परस्त ताकतों के जनाजे में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत नांदेड़ से किया जा सके। ये मैं आप सबसे अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। मेरी आवाज न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है।